हाँ जी, नमस्कार। मैं मदन लाल आपका ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। और मैं आपके सामने जो हिंदी मास्टर केडर की जो ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप जो है हिंदी मास्टर केडर का बैच स्टार्ट करो। तो माहौल को देखते हुए जो हिंदी मास्टर केडर की जो ऑफलाइन क्लासेस तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते। और मैं आपके सामने जो ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले जो बात करते हैं कि हिंदी मास्टर केडर का ये परीक्षा है, इसमें कितने अंक होंगे। तो आपको पता ही है कि जो हिंदी मास्टर जो केडर का जो एग्ज़ाम है, वो पेपर है, वो परीक्षा है, वो 150 अंक का है। ठीक है, परीक्षा है, प्रश्न पत्र वो 150 अंक का है। और एक प्रश्न का एक अंक है, एक प्रश्न का एक ही अंक है। कहने का मतलब क्या है कि 150 अंक है और 150 ही क्या है, प्रश्न है। 150 क्या है, प्रश्न। दूसरा पता ही है आपको, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें जो परीक्षा का जो कठिनाई स्तर है वो क्या है, स्नातक है। जो परीक्षा का कठिनाई स्तर है वो क्या है, स्नातक, मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल का है। बीए लेवल का जो है कठिनाई, डिफिकल्टी लेवल है, कठिनाई का जो स्तर है वो क्या है, बीए तक का रहेगा। आगे हम बात करते हैं कि जो पाठ्यक्रम क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। तो बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या है, क भाग में हिंदी साहित्य का इतिहास है, और गद्य है, पद्य है, कहानीकार है, निबंधकार है, और आगे है नाटककार है, व्याकरण है, तकनीकी शब्द है, अलंकार हैं और छंद वगैरह हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास में हम पढ़ेंगे, काल विभाजन। काल विभाजन, नामकरण और सीमा निर्धारण। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास में हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि काल विभाजन मीन्स मतलब क्या है। काल विभाजन का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको कितने कालों में बांटा गया है, उसको जो समा है कब शुरू होता है। और दूसरा है नामकरण, अलग अलग जो काल है उनको क्या क्या नाम दिया गया है। और आगे है सीमा निर्धारण, कौन सा काल कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। ठीक है, ये बातें हैं। आगे है इसमें क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास में सबसे पहले जो बात करेंगे जो काल विभाजन की, जो ये सारा इतिहास है, हिंदी साहित्य का सारा इतिहास है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं आपको बता दूं, इस सभी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे जो पहला है वो है आदिकाल। आदिकाल। दूसरा है भक्ति काल। तीसरा रीतिकाल। और चौथा है आधुनिक काल।
तो जो संपूर्ण जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आदिकाल, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या है, इनके जो दोहरे नाम दिए हैं, इनको दोहरे नाम दिए हैं। सबसे पहले जो आदिकाल को क्या कहा गया है, वीर गाथा कहा। और जो है भक्ति काल है उसको पूर्व मध्य काल, और जो है रीति काल उसको उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल। और जो आधुनिक काल है उसको क्या कहा गया है, उसको गद्य काल बोला गया, उसको गद्य काल। आगे बात करें, ये तो है नामकरण। पहले मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को उसको हम पहले उसका काल विभाजन करेंगे, फिर सीमा निर्धारण करेंगे, फिर नामकरण। ये नामकरण है सारा। और जो सीमा निर्धारण है मीन्स इसको, इसका जो समय कौन सा है, तो समय है, सबसे पहले बात करते हैं आदिकाल की। जो सब इसका समय है 1004 से 1375 संवत की बात हो रही है। संवत 1050 से 1375। और दूसरा है जो भक्ति काल, ये 1375 से संवत 1375 से 1700। और ये रीति काल है, ये 1700 से 1900। और आधुनिक काल 1900 से अब तक। ये था संवत। संवत में बांटा गया है, मीन्स जो समय है वो संवत में बताया गया है। दूसरी बात बता दूं मैं आपको, कई बार जो प्रश्न आ जाता है, सन और संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है। मैं आपको बता दूं, सन और संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। सन और संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। आपने अगर इसको सन में निकालना है तो 57 इसको में क्या कर दोगे, कम कर दोगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, सन आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम इसके क्या करेंगे, इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदि काल में हम आगे क्या पढ़ेंगे। तो आदि काल में हम जब हम आदि काल का जो टॉपिक करेंगे तो सबसे पहले उसमें करेंगे परिस्थितियां, प्रमुख परिस्थितियां करेंगे कि आदि काल का जब समय चल रहा था तो उस समय परिस्थितियां कौन सी थी, राजनीतिक कौन सी थी, सामाजिक कौन सी थी, धार्मिक कौन सी थी, और साहित्यिक कौन सी थी। आगे इसके साथ ही हम करेंगे प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां क्या होती हैं, प्रवृत्तियां होती हैं विशेषताएं। जब आदि काल का जब समय चल रहा था तो उसकी क्या विशेषता थी। जैसे आदि काल की जो विशेषता थी, मीन्स वीर जो युद्धों का संजीव वर्णन किया था, ठीक है, और इसमें आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई थी। ठीक है, तो प्रवृत्तियां हम इसमें करेंगे, परिस्थितियों के साथ साथ क्या करेंगे, प्रवृत्तियां भी करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आदिकाल की परिस्थितियां और प्रवृत्तियां करेंगे, वैसे ही भक्ति काल की करेंगे। आदिकाल की क्या करेंगे, परिस्थितियां और प्रवृत्तियां। उसके बाद क्या करेंगे, भक्ति काल की परिस्थितियां। अब भक्ति काल जब आता है तो उस समय क्या होता है, हालात परिस्थितियां और कुछ बदल जाती हैं। ठीक है, साहित्य कुछ और जाती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां और हो जाती हैं, और जो है कह लो कि राजनीतिक और धार्मिक कुछ और हो जाती हैं। और जब भक्ति काल की जो विशेषताएं भी, जो प्रवृत्तियां भी क्या है, हो जाती है, बदल जाती हैं। ऐसे ही क्या है, रीति काल है। जब रीति काल आता है तो उसकी परिस्थितियां और हो जाती हैं,
प्रवृत्तियां और हो जाती है। जब आधुनिक काल आता है तो उसकी परिस्थितियां और हो जाती हैं, तो प्रवृत्तियां उसकी बदल जाती हैं। कहने का मतलब क्या है, जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो इसको पूरे रूप से, संपूर्ण रूप से क्या है, इसको अच्छी तरह मीन्स को विश्लेषण के तौर पर पढ़ेंगे। आगे करते हैं। आगे हम करते हैं कि इतिहास, दर्शन और साहित्य। इतिहास, दर्शन और साहित्य मैं आपको बता दूं कि जो ये कई बार क्या है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार जो स्टूडेंट है इस टॉपिक को इग्नोर कर देते, छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि इस टॉपिक में जो है कोई प्रश्न नहीं आएगा। हम सीधा ही क्या करते हैं, वहाँ से जैसे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है सबसे पहले गारसा दत्तासी ने लिखा था, वहाँ से शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को क्या है स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो इस टॉपिक को आपने छोड़ना नहीं है। इस पहले जब 60 और 35-82 पोस्टें हिंदी की आई थी, उस कह लो कि सन में आई थी, तो उस समय इस टॉपिक के जो 2-3 जो प्रश्न हैं पूछे गए थे। तो मैं आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह ही समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, दर्शन क्या है और साहित्य इतिहास क्या है, हम इसको बहुत ही अच्छी तरह पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। इतिहास क्या है? इतिहास है किसी भी अतीत के किसी भी तथ्य का कालक्रम अनुसार किया गया वर्णन ही इतिहास कहा जाता है। मान लो कि कोई अतीत है, कोई पुराना समय है, उसको हम तथ्यों के हिसाब से, उसका हम कालक्रम अनुसार अगर वर्णन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इतिहास बन जाता है। दूसरी बात, दर्शन क्या होता है? दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी की बात हो रही है। दर्शन शास्त्र जो इतिहास की जो फिलॉसफी क्या है, इस इतिहास की फिलॉसफी यही है, वो आगे पढ़ेंगे कि इतिहास संपूर्ण रूप में क्या क्या होता है, इतिहास कैसे लिखा जाता है। तो ये दर्शन है, इतिहास की ही बात हो रही है। मीन्स जो इतिहास कैसे लिखा जाता है, कौन लिखता है, इतिहासकार के गुण क्या होते हैं, उसे ही इतिहास दर्शन बोला जाता है। आगे है साहित्य इतिहास। साहित्य इतिहास क्या है? ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, साहित्य प्लस इतिहास। साहित्य इतिहास है 2 शब्दों से मिलकर बना है, साहित्य प्लस इतिहास। मतलब साहित्य का इतिहास। कोई भी साहित्य है, अगर वो हिंदी का है, पंजाबी का है, इंग्लिश का है, अगर उसका हमने इतिहास पढ़ना है तो वो क्या बन जाता है, साहित्य इतिहास बन जाता है। ठीक है, आगे है इतिहास लेखन के दृष्टिकोण कौन से। इतिहास लेखन के दृष्टिकोण। आपने ध्यान से समझना है, जब भी कोई इतिहासकार इतिहास लिखता है तो उसके ना दृष्टिकोण होते हैं, उसके मीन्स स्टाइल होते हैं, मीन्स उसको लिखने के उसमें मेथड कह लो, उसकी पद्धतियां भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो उसका जो दृष्टिकोण है वो कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन से दृष्टिकोण होते हैं इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो दृष्टिकोण है वो है वस्तुपरक। जब भी कोई इतिहासकार जब इतिहास लिखता है, इतिहास लेखक जब भी कोई इतिहास लिखता है तो वस्तुपरक दृष्टिकोण कौन सा होता है? वस्तुपरक दृष्टिकोण होता है जब इतिहासकार छोटी से छोटी बात को गहराई तक जाकर
गहराई तक जाकर पूरी तरह उसको जांचता है, परखता है, उसको तर्क के आधार पर सोचता है, प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करता है, प्रूफ करता है, अध्ययन करता है, तो वो उसका रूप कौन सा होता है? वस्तुपरक रूप हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? जब वो चीज क्या है सामने साबित कर देता है, उसके सामने क्या आ जाता है? प्रमाण आ जाता है, उसके सामने एक सबूत आ जाता है भी ये चीज क्या है, ये प्रूफ है, ठीक है, तो वो उसका रूप क्या बन जाता है? वस्तुपरक उसका रूप बन जाता है। वो एक गहराई तक जाता है, छोटी से छोटी बात का क्या करता है? अध्ययन कर जाता है, तो उसका रूप क्या होता है? वस्तुपरक होता है। तो वस्तुपरक तो दृष्टिकोण होता है, आगे चलकर ये क्या बन जाता है? ये वैज्ञानिक बन जाता है, वैज्ञानिक बन जाता है। इसमें क्या आ जाता है? तर्क आ जाता है, इसमें तर्क आ जाता है। वो तर्क के हिसाब से सोचता है ये चीज वाकई में है तो उसे क्या करना पड़ेगा? प्रमाणों के आधार पर वो प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझो, जब भी कोई इतिहासकार क्या है, इतिहास लिखता है, तो वो छोटी से छोटी बात को अच्छी तरह प्रूफ करता है, अच्छी तरह सिद्ध करता है प्रमाणों के आधार पर, तर्क के आधार पर, तो वो उसका दृष्टिकोण कौन सा रहता है? वस्तुपरक दृष्टिकोण हो जाता है। तो उसका रूप क्या बन जाता है? वैज्ञानिक रूप बन जाता है। आगे है आगे दूसरा दृष्टिकोण है, वो है आत्मपरक। अब आत्मपरक दृष्टिकोण क्या है? वो आत्म जैसे अपने आप, ठीक है, अपने आप खुद अपने आप। कौन अपने आप? इतिहासकार अपने आप, ठीक है। जब एक इतिहास लेखक इतिहास लिखता है, वो तो अपनी तरफ से ही कुछ क्या कर देता है, उसमें कल्पना को क्या कर देता है? वो ऐड कर देता है, ठीक है। वो दूसरों के सामने ऐसा इतिहास रचना चाहता है, ऐसा इतिहास पेश करना चाहता है जो दूसरों को क्या लगे? अच्छा लगे, ठीक है। तो वो अपनी तरफ से ही उसमें कल्पना को ऐड कर देता है। तो उसका जो दृष्टिकोण है कौन सा होता है? आत्मपरक दृष्टिकोण होता है। तो ये दृष्टिकोण तो आत्मपरक हो गया। इसका रूप कौन सा हो जाता है? अगर आपको पूछ ले इसका रूप क्या हो जाता है? रूप बन जाता है कलात्मक। तो इसका रूप क्या बन जाता है? कलात्मक बन जाता है। कलात्मक का मतलब क्या है? जो एक इतिहासकार है, जब अपने ढंग से कुछ उसको कल्पना को ऐड करता है, तो उसके जो लेखक के अपने गुण हैं वो केस में डाल देता है, वो इतिहास में डाल देता है। तो उसका रूप कौन सा बन जाता है? कलात्मक उसका रूप बन जाता है। तो आगे है तीसरा है आदर्शवादी। जो तीसरा दृष्टिकोण है वो है आदर्शवादी दृष्टिकोण। ये आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या है? समझो ध्यान से। एक बात मैं पहले बताना चाहूंगा कि जो हमारे लोग प्राचीन भारतीय जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहासकार रहे हैं, कई बार प्रश्न आया जाता है जो आदर्शवादी दृष्टिकोण किन इतिहासकारों का है, ठीक है। तो हमारे जो प्राचीन भारतीय इतिहासकार हैं, जो उनका इतिहास लिखने का दृष्टिकोण कौन सा है? आदर्शवादी। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण कौन सा होता है? आदर्शवादी दृष्टिकोण वह होता है जिसमें क्या है? सत्यम, शिवम और सुंदरम।
सत्यम शिवम और सुंदरम के गुण पाए जाते हैं, वो इतिहास कौन सा होता है? आदर्शवादी इतिहास होता है। अब सत्यम को समझना है आपने, सत्यम क्या है? सत्यम मतलब कि वो सत्यम नहीं है, मीन्स सच्चे वाला नहीं है, कि ईश्वर ही परम सत्य है। जो ईश्वर है वो ही क्या है? परम सत्य है। शिवम क्या है? कल्याण, दूसरों का कल्याण करना, उसको क्या बोला गया है? शिवम बोला है। और सुंदरम क्या है? मन को भाने वाला, मन को भाने। सुंदरम मतलब क्या है? मन को भाने वाला, जो चीज मन को अच्छी लगती है उसे सुंदरम बोला जाता है। तो इसमें क्या है, जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है वो क्या है? सत्यम शिवम और सुंदरम के जिस इतिहास में लक्षण पाए जाते हैं वो इतिहास कौन सा बन जाता है? वो दृष्टिकोण कौन सा बन जाता है? वो आदर्शवादी दृष्टिकोण बन जाता है। वो ऐसा इतिहास जो ईश्वर को ही सत्य समझता है और दूसरों का कल्याण करता है और मन को भाने वाला होता है, वह क्या होता है? आदर्शवादी दृष्टिकोण होता है। जो ये दृष्टिकोण है किनका रहा है? हमारे प्राचीन भारतीय इतिहासकार हैं, उनका जो दृष्टिकोण है कौन सा रहा है? ये उनका दृष्टिकोण है आदर्शवादी रहा है। आगे आगे बात करते हैं कि जो पाश्चात्य हैं, पाश्चात्य इतिहास, पाश्चात्य कौन से होते हैं? विदेशी। पाश्चात्य इतिहासकार होते हैं विदेशी इतिहासकार। जो उनका दृष्टिकोण कौन सा है? तो बता दूं मैं आपको, उनका दृष्टिकोण हमने पहले पढ़ चुका है। उनका दृष्टिकोण है वस्तु पर, हमने पहले ही पढ़ा चुका है कि जो वस्तु पर दृष्टिकोण कौन सा होता है? वस्तु पर दृष्टिकोण वो होता है जिसमें एक जो इतिहासकार है छोटी से छोटी बात को क्या है? प्रूव करता है, प्रमाणों के आधार पर, तर्क के आधार पर प्रूफ करता है, सिद्ध करता है। तो वो क्या है? वो उसका जो वस्तु पर दृष्टिकोण होता है, तो उसका जो रूप क्या बन जाता है? उसका रूप क्या बन जाता है? वैज्ञानिक बन जाता है। उसका रूप क्या बन जाता है? वैज्ञानिक बन जाता है। तर्क के आधार पर क्या है? और प्रमाणों के आधार पर उस बात को क्या करना पड़ता है? सिद्ध करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। तो वो उसका जो दृष्टिकोण है वस्तुपरक होता है। जो रूप क्या बन जाता है? रूप बन जाता है वैज्ञानिक बन जाता है। तो ये इनका पाश्चात्य और विदेशी जो इतिहासकार हैं उनका दृष्टिकोण कौन सा है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो उनका आ जाता है वस्तु। कई बार ये एक प्रश्न और आ जाता है कि जो कई बार वस्तुपरक भी वो नहीं डालते और वैज्ञानिक भी नहीं डालते। एक से वो शब्द यूज करते हैं, यथार्थ, यथार्थवादी। यथार्थवादी दृष्टिकोण किनका है? ठीक है, वो बोलेंगे भारतीय है, पाश्चात्य है, जो भी है। तो सबसे आपने बताना है कि यथार्थवादी दृष्टिकोण किनका रहा है? वो भी पाश्चात्य और विदेशी जो इतिहासकार हैं उनका दृष्टिकोण कौन सा रहा है? यथार्थवादी रहा है। ये एक ही बात है, वस्तुपरक, वैज्ञानिक और यथार्थवादी, ये दृष्टिकोण एक ही बात है। क्या आगे है? आगे एक इतिहासकार है, बहुत ही जो फेमस, जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या है? इतिहास के पितामह बोले जाते हैं। हेरोडोटस क्या है? इतिहास के पितामह बोले जाते हैं। उन्होंने क्या है? इतिहास के जो 4 लक्षण बताए हैं, उन्होंने बोला है कि अगर आपने जो इतिहास को देखना है, संपूर्ण रूप में जांचना है,
तो उसके 4 लक्षण होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो सबसे पहले बताते हैं कि जो इतिहास अगर आपने लिखना है तो उसकी विद्या कौन सी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए वैज्ञानिक। इतिहास लिखने का जो ढंग है, लिखने की विद्या है, वो कौन सी होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, जो अभी हमने पढ़ी है। दूसरा है इतिहास है वो मानव जाति से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। इतिहास मानव जाति से संबंधित होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी एक इतिहास संपूर्ण इतिहास बन पाएगा, अगर वो क्या है, मानव जाति से क्या होगा, संबंधित होगा। आगे तथ्य और निष्कर्ष। अगर आपने तथ्य और निष्कर्ष निकालने हैं, निष्कर्ष प्रमाणों पर आधारित। अगर आपने कोई भी एक फैक्ट देना है, तथ्य देना है, निष्कर्ष नतीजा निकालना है, तो उनका आपको क्या देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन बोलते हैं, हेरोडोटस बोलते हैं, जो इतिहासकार के, जो इतिहास के क्या है, पितामह बोले। आगे है जो इतिहास होता है अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश। भविष्य पर क्या है, प्रकाश। अब ये क्या बोलते हैं, जो अतीत है, अतीत मतलब कि जो समय बीत गया है, उसके आलोक में उसके लिए उसको मेन रखकर, उसको अगर आप अतीत को छोड़ोगे तो भविष्य को नहीं जान पाओगे, ठीक है। आलोक मीन्स उसकी नजर में, ठीक है। अतीत के आलोक में भविष्य पर क्या है, प्रकाश। हाँ जी, तो हम बात करते हैं कि जो प्राणी शास्त्र है, प्राणी शास्त्र में जो डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, वैसे ही अर्थशास्त्र में जो कार्ल मार्क्स है, उन्होंने भी विकासवाद का सिद्धांत दिया था। जो भौतिक शास्त्र में जो स्पेंसर हुए हैं, उन्होंने भी विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ये जो आप सामने देख रहे हैं, जो ये डार्विन है, कार्ल मार्क्स हैं, जो ये स्पेंसर है, ये क्या है, ये जो पाश्चात्य फिलोसोफर हैं, जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं, इन्होंने क्या था, जो डार्विन थे, इन्होंने अपनी जो प्राणी शास्त्र में जो एक बुक लिखी थी, उनमें भी उन्होंने, जैसे आदि मानव है, आदि मानव ने कैसे विकास किया था। पहले आदि मानव क्या था, जैसे नीचे पैर हाथ रखकर चलता था, फिर हौली हौली खड़ा होने लगा, है ना। तो वैसे उसने क्या क्या विकास किया, तो डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। वैसे ही कार्ल मार्क्स ने अर्थशास्त्र में विकासवाद का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, जैसे जो एक अमीर गरीब का जो संघर्ष चल रहा है, ये विकासवाद का ही क्या है, नतीजा है। तो उसने भी विकासवाद का जो सिद्धांत दिया था। आगे है भौतिक शास्त्र में जो स्पेंसर ने, उसने भी विकासवाद का सिद्धांत दिया था। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ, जो ये पाश्चात्य विद्वान है, इनका जो मेन फोकस है, ये विकासवाद पर क्यों रहा है, क्योंकि ये विकासवाद को ज़्यादा महत्व देते थे। ये कहते थे विकासवाद के बगैर कोई भी चीज़ क्या है, अधूरी है। तो मेरा आपको समझाना ये है कि जो भी एक इतिहास है, जो एक इतिहास है, जब भी कोई इतिहास लिखा जाता है, तो उसको समझने के लिए हमें विकासवाद को समझना पड़ेगा, ठीक है। विकासवाद के बगैर जो बिना क्या है, इतिहास क्या है, अधूरा है। तो मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। आदिकाल, आधुनिक काल। अब आपको ध्यान से समझना है कि जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसकी शुरुआत आदिकाल से हुई थी, ठीक है। संवत 1050 1050 से जब आदिकाल की शुरुआत हुई, तो आदिकाल के समय में जो रचनाएं,
जो कवि थे, वो जो लेखक थे, वो रचनाएं कौन सी लिखते थे? वो रचनाएं लिखते थे जैसे मीन्स जिस राजा के आश्रय में वो रहते थे उनकी जो प्रशंसा के लिए, उनकी खुशामद के लिए रचना लिखते थे। ठीक है, जैसे उन्होंने जो भी वीर काव्य लिखे हैं उनकी उनमें क्या की है? प्रशंसा की है। ठीक है, उनकी। और जो दूसरा है, इसमें कोई जनता के बारे में नहीं लिखा गया, आम जनता को इसमें क्या है, इसमें इस जनता की ओर ध्यान उन्होंने कम दिया है। जो मेन फोकस रहा है उनका, जो मेन लिखने का वो आश्रयदाता जो उनके आश्रम में रहते थे, राजा महाराजा के बारे में लिखते थे। जब समा बीता, जब आधुनिक काल आया, जब 1900 का समय आया, 1900 ईस्वी का समय आया, तो अंग्रेज भारत पर, जब अंग्रेजों ने भारत को क्या किया? गुलाम किया हुआ था, तो जनता का क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था। तो जो आधुनिक काल के जो कवि थे, लेखक थे, उन्होंने आम जनता की ओर ध्यान देना शुरू किया। अब बात को समझो ध्यान से कि आदि काल में तो जनता के तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे थे जो लेखक। जब आधुनिक काल का समय आया तो जो लेखक है वो किन पर ध्यान देने लगे? वो जनता के ऊपर ध्यान देने लगे। जनता का जब शोषण हो रहा था, उनका क्या, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, उनकी जो सुनाई नहीं हो रही थी, अंग्रेज जो सरकार थी उनका दमन कर रहे थे, नई नई नीतियां बनाकर उनका शोषण कर रहे थे। तो जब आधुनिक काल के जो लेखक थे तो उन्होंने जनता की ओर क्या किया? मेरे कहने का मतलब क्या था? आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक जो सारा इतिहास है, ये सारा क्या है? विकासवाद है। ये सारा क्या है? विकासवाद है। पहले जनता की ओर तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था, अब जनता की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। आदिकाल से आधुनिक काल तक जितना भी विकास हुआ है उसे क्या कहेंगे? विकासवाद कहेंगे। अब जितना भी हमें इतिहास पढ़ना है, इतिहास तो हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, इतिहास पढ़ेंगे आदिकाल से आधुनिक काल तक जितना भी इतिहास पढ़ेंगे वो हम विकासवाद के बगैर नहीं पढ़ सकते। तो विकासवाद को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी, आगे है आगे मैं आपको परिभाषा कराऊंगा कि जो परिभाषा है, कई बार जो एग्जाम में क्या है, जो परीक्षा में जो परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है, चाहे वो मास्टर कैडर है, चाहे किसी भी हिंदी का स्टेट लेवल का कोई हिंदी के बात कर रहा हूँ, तो परिभाषा क्या है वो कई बार पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं फ्रेंच विद्वान है तेन, फ्रेंच के विद्वान है तेन। कई बार प्रश्न आया था कि जो तेन महोदय हैं कहाँ के विद्वान हैं, तो आपने बताना है वो कहाँ के हैं। तेन महोदय फ्रेंच के विद्वान हैं। इन्होंने इतिहास लिखने के लिए जो मेन बात की है वो तीन तरह कहते हैं कि इतिहास लिखने की, अगर कोई भी इतिहासकार इतिहास लिखता है तो उनको जो उनके तीन लक्षण होने बहुत जरूरी हैं। वो सबसे पहले बात करते हैं जाति, वातावरण, क्षण विशेष। अब जाति की बात करूं तो मैं जाति में क्या आ जाएगा? परंपरा, और वातावरण परिस्थिति, और क्षण विशेष समय। मतलब जाति की बात वो कर रहा है, अगर कोई भी इतिहास लिखना है तो सबसे पहले उसको उस समय कौन सी परंपरा चल रही थी, कौन सी विशेषताएं थी उस युग की, कौन सी प्रवृत्ति थी, तो उसको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं कि आदि काल में जब क्या था, वीर काव्य लिखे जा रहे थे, है ना, वीर काव्य लिखे जा रहे थे, आश्रयदाताओं की प्रशंसा थी। तो ये क्या थी? परंपरा है, प्रवृत्ति है, क्या है उस समय की। जाति परंपरा कह लो, जाति प्रवृत्ति कह लो, जाति विशेषता कह लो। आगे है वातावरण मतलब कि परिस्थिति को हम कहेंगे कि जो परिस्थिति है मीन्स हालात। आदिकाल की बात करेंगे, भक्ति काल की बात करेंगे, रीति काल की बात करेंगे, आधुनिक काल की। अलग अलग कालों में अलग अलग क्या थी? परिस्थितियाँ थी। राजनीतिक कुछ और थी, सामाजिक कुछ और थी, धार्मिक कुछ और थी, साहित्यिक कुछ और थी। वैसे ही क्षण मतलब कि समय,
मीन्स अगर किसी भी इतिहास को अगर पढ़ना है तो साहित्यिक इतिहास को पढ़ना है तो समय को जानना बहुत जरूरी है। आदिकाल का समय क्या था, भक्ति काल का क्या था, रीति काल का क्या था, आधुनिक काल का। तो 3 महोदय हैं जो इन्होंने जो मेन फोकस तीनों पर रखा है। इन तीनों को ही जो मेन रखकर रामचंद्र शुक्ल इनकी जो परिभाषा को ही मेन रखकर रामचंद्र शुक्ल ने जो एक अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, वो लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। वो इनकी परिभाषा को ही मेन फोकस रखकर उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। रामचंद्र शुक्ल हैं जो बहुत ही जो अच्छे जो आलोचक हैं, जिनकी बात को क्या है हर तरफ से क्या है स्वीकार किया जाता है, ठीक है। तो इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको बहुत ही जो मान्यता प्राप्त हुई है। तो इन्होंने भी क्या है, इनको ही जाति वातावरण अनुशासन में विशेष को ध्यान में रखकर अपना एक ग्रंथ लिखा है, अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आगे बात करते हैं कि जर्मन के विद्वान हैं A.H. काफ। अब कई बार प्रश्न आया था कि A.H. काफ कहाँ के विद्वान हैं, तो आपने बताना है कि A.H. काफ जर्मन के विद्वान हैं। उन्होंने क्या मेन फोकस उनका क्या है, यूजीन चेतना, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी भी इतिहास को लिखना है तो उसका जो मेन फोकस है वो क्या है, युगीन चेतना पर है। अगर आपने किसी भी इतिहास को लिखना है तो उस युग की प्रति आपको चिंतित होना बहुत ही पड़ेगा। उस युग के प्रति कौन सी उसकी परिस्थितियां हैं, कौन सी विशेषता है, वो बहुत अच्छी तरह आपको जानना पड़ेगा। मीन्स युग के प्रति आपको क्या होना पड़ेगा, चिंतित होना पड़ेगा, ठीक है। आगे है एक इटली के विद्वान है विको। इटली के विद्वान है विको। अब कई बार प्रश्न आया था कि जो विको कहाँ के विद्वान है, तो विको कहाँ के विद्वान है, इटली के। तो उन्होंने बताया इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य खुद ही इतिहास का निर्माता है, ठीक है। जो एक मनुष्य है वो अपने आप ही कह लो कि कोई कार्य कर कोई ना कोई काम कर कोई खोज कर है ना, कोई साहित्य रचना कर वो क्या है, साहित्य का क्या करता है, निर्माण करता है। उनका जो मेन फोकस कहाँ पर रखा गया है, मनुष्य पर रखा। कई बार जो परिभाषा आती है कि साहित्य का निर्माता स्वयं मनुष्य ही है, ये किसकी परिभाषा है, तो आपने बताना है ये इटली के विद्वान विको की परिभाषा, ठीक है। आगे मैं आपको जितना भी मैंने अब तक पढ़ा दिया है, मैं उस सब को मैं क्या करूँगा, उसका मैं निष्कर्ष निकालूंगा, ठीक है। निष्कर्ष निकालूंगा कि हमने अब तक क्या पढ़ा है, इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, उसका जो निष्कर्ष क्या है, उसका निचोड़ क्या है, उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इतिहास पढ़ लिया है। इतिहास क्या है, अतीत के तथ्यों को कालक्रम किया गया वर्णन ही क्या कहता है, इतिहास कहा जाता है। हम किसी भी अतीत को अगर काल क्रम अनुसार, समय के अनुसार, उसको क्रम के अनुसार पढ़ेंगे तो वो क्या बन जाता है, इतिहास ही बन जाता है। दूसरा हमने दृष्टिकोण लिखे थे कि इतिहास लिखने के लिए जो दृष्टिकोण है वो बहुत सारे थे। सबसे पहले था वस्तुपरक था, आत्मपरक था और आदर्शवादी था। इसमें जो प्रश्न कई बार आ जाता है, जो भारतीय हैं, ठीक है, जो भारतीय, एक बात और प्राचीन भारतीय, जो प्राचीन भारतीय इतिहासकार है, उनका इतिहास लिखने का जो दृष्टिकोण कौन सा है, उनका है आदर्शवादी। उनका लिखने का जो ये है ढंग कौन सा रहा है, आदर्शवादी रहा है। और आदर्शवादी में मैं आपको बता दूं
उन्होंने सत्यम शिवम सत्यम शिवम और सुंदरम के क्या है गुण पाए जाते हैं। सत्यम मैंने बताया था ईश्वरी सत्य है, शिवम कल्याणकारी किसी का भला करना, सुंदरम मतलब कि दूसरों को क्या लगना अच्छा लगना। ठीक है, जो भारतीय इतिहासकार रहे हैं उनका जो दृष्टिकोण है आदर्शवादी रहा है। ठीक है, जो ये कंक्लूजन निकाल रहा हूं मैं, कई बार आदर्शवादी नहीं वो बोलते, वो अध्यात्मवादी भी बोल देते हैं, अध्यात्मवादी। ठीक है, तो आदर्शवादी की जगह पर अगर अध्यात्मवादी आ जाता है दृष्टिकोण, तो वो अध्यात्मवादी दृष्टिकोण भी भारतीय का ही रहेगा। अध्यात्मवादी मीन्स परमात्मा में लीन होना, ठीक है, कल्याण करना मीन्स दूसरों को अच्छा लगना। ठीक है, अध्यात्मवादी, आदर्शवादी नहीं बोलते तो अध्यात्मवादी बोल देते हैं। ठीक है, और ये भारतीय दृष्टिकोण। दूसरा है जो पाश्चात्य विदेशी जो विद्वान रहे उनका इतिहास लिखने का जो दृष्टिकोण है वो कौन सा रहा है, वो रहा है वस्तुपरक, आप उसको वैज्ञानिक रूप भी बोल सकते हो। वैज्ञानिक रूप भी बोल सकते हो, और यथार्थ। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होगा। वस्तुपरक वो दृष्टिकोण होता है जिसमें एक इतिहासकार तर्क के आधार पर, परमाणु के आधार पर उस बात को क्या करता है, प्रूफ कर देता है, तो वो वस्तुपरक दृष्टिकोण हो जाता है। उसमें तर्क होता है, प्रमाण होता है, तो रूप उसका क्या होता है, वैज्ञानिक होता है। इसे यथार्थ रूप बोलते हैं, यथार्थ रूप भी बोल देते हैं। ठीक है, आज के लिए जो आज का जो लेक्चर है जो इतना ही है। ठीक है, मैंने आपको जो फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ाया है उसमें मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास में एक इंट्रोडक्शन देकर आपको जो भूमिका प्रस्तुत कर हमने जो मेन फोकस रखा है वो इतिहास पर रखा है। इसमें जो परिभाषा पढ़ी है, दृष्टिकोण पढ़े हैं इतिहास लिखने के, इसमें कई बार क्या है 2-3 प्रश्न बिल्कुल आ ही जाते हैं। तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना, आपने इसको छोड़ना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। तो मैं जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी जो ऑनलाइन ही होगी, मैं आपको उसमें जो आगे का लेक्चर है वो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की जो पत्तियां हैं वो शुरू करवाऊंगा। तो आपने जो है इस वीडियो को मेरे को आपने अच्छी तरह समझना है, और दूसरी वीडियो में जल्द ही आपको दूंगा। तो धन्यवाद।